वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी को कंप्लीटली पढ़ा है। इसका 2 वीडियो आया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी को कंप्लीट रूप से कवर किया था। ठीक है, जो नहीं कवर किए हैं तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि जब तक आप इस चैप्टर का थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, इसलिए आपका दायित्व तो बनता है कि सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाएंगे इसी चैनल के और वहां जाकर के इस चैप्टर का थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। और नोट नहीं बनाए हैं तो प्लीज नोट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था क्षेत्र और उपक्षेत्र होता है। ठीक है, तो यहां जो ये क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ था 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर में, यह क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ था। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल या फिर सैन्य भूगोल या फिर चिकित्सा भूगोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चिकित्सा भूगोल। ये जो है चिकित्सा भूगोल, ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं होता है। बाकी ये तीनों के भूगोल, तीनों जो भूगोल है, लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और सैन्य भूगोल, ये तीनों भूगोल क्या है, सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। 2015 का एनुअल एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन आपके सामने दिया गया, स्ट्राबो, टॉलमी, केल या फिर रेडजेल। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडजेल। देखिए यहाँ इसका पूरा जो नाम होता है वो होता है फ्रेडरिक रेडजेल, लेकिन यहाँ आपको टाइटल दिया गया है तो आपको पहचान जाना है कि यहाँ जो नाम होगा, राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका रेडजेल, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये जो कथन कहे थे, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसने कहा था वो आपको बताना है। ठीक है, रोटर ने या फिर रेडजेल ने या फिर कुमारी सैंपल ने या फिर टेलर ने। ठीक है, बिल्कुल फेमस है कुमारी सैंपल का ये लाइन है। कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, स्टडी है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, मानव भूगोल बोलते हैं। ठीक है, ये परिभाषा किसने दिया था, कुमारी सैंपल ने दिया था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन विद्वान जो है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, सैंपल या फिर रेडजेल या फिर बर्टरेंड रसेल या फिर हंटिंगटन। ठीक है, तो यहाँ जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बर्टरेंड रसेल। बाकी ये तीनों के तीनों जो विद्वान हैं, सैंपल यानी कुमारी सैंपल, यानी सैंपल में एक तरह से टाइटल लिया गया है यहाँ, फ्रेडरिक रेडजेल और हंटिंगटन, ये तीनों के तीनों जो है मानव भूगोल से संबंधित है, लेकिन बर्टरेंड रसेल का कोई रिलेशन नहीं होता है आपका मानव भूगोल से। इस तरह से आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए पांचों नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया है कि संभववाद के बारे में आपको पढ़ाया गया था आपको थ्योरी में, आपको याद होगा चैप्टर 1 में पढ़ाया, इसी चैप्टर का है, तो पूरा कंप्लीटली आपको डेफिनेशन के साथ पढ़ाया गया था संभववाद की अवधारणा के बारे में। तो संभववाद अवधारणा में जो किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। 2017 और 21 का एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, दोनों या फिर ए और या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोनों, यानी एक तरह से ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्योंकि संभववाद की अवधारणा में जो महत्वपूर्ण घटक है, जो मेन इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स है, वो प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक यानी नेचुरल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर, दोनों को क्या माना गया है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट माना गया है। तभी संभववाद की जो अवधारणा है वो फुलफिल्ड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे पांचों नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नवनिश्चयवाद से संबंधित नहीं है, नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है। ये 2015 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका था। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ब्लास, हमबोल्ट, रेडजेल या फिर टेलर। ठीक है, नवनिश्चयवाद से संबंधित है। ठीक है, मतलब सेंटेंस जो है वह सकारात्मक सेंटेंस है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ जो हो जाएगा टेलर, फ्रेडरिक मतलब ग्रिफिथ टेलर, यानी नवनिश्चयवाद से इसी का संबंध है। नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है, ग्रिफिथ टेलर। पूरा नाम इसका क्या है, ग्रिफिथ टेलर। यहाँ आपको टाइटल दिया गया है तो आपको पहचान जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचनाकांत नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचनाकांत नहीं है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्राचीन महाकाव्य। प्राचीन महाकाव्य जो होता है इसका कोई भौगोलिक सूचनाकांत मतलब इससे भौगोलिक दृष्टि भौगोलिक संक्षेप में भूगोल के परिप्रेक्ष्य में इसका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब इससे कुछ जानकारी नहीं मिलती है, कोई सूचना नहीं मिलती है प्राचीन महाकाव्य से। और यात्रियों के विवरण, ठीक है, यात्रियों के विवरण जैसे कि आप हिस्ट्री में पढ़ा था यात्रा वृत्तांत, ठीक है, उसमें बहुत सारे मतलब पहले जो आदमी यात्रा करते थे तो वो क्या करते थे, यात्रा करते करते बुक भी लिख देते थे, मतलब वहाँ क्या क्या देखे नहीं देखे वो सारा चीज़ लिख देते थे। तो यात्रियों के विवरण उसको यात्रा वृत्तांत बोलते हैं। यात्रा के दौरान जो भी बुक लिखी गई तो ये यहाँ क्या यात्रियों के विवरण से भी क्या मिलता है, भौगोलिक सूचनाकांत मिलता है, क्योंकि यात्रा करेगा तो आदमी लिखेगा ना कहाँ का क्या है, पहाड़ है, कहाँ नदी है, कहाँ क्या करना पड़ा, तो ये सारा चीज क्या होता है, सूचनाकांत होता है, भौगोलिक सूचनाकांत। ठीक है, प्राचीन मानचित्र, इससे भी क्या पता चलता है कि भौगोलिक सूचना मिलती है। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, इससे भी क्या है, एक तरह से भौगोलिक सूचना मिलती है। तो यहाँ प्राचीन महाकाव्य आपका नहीं होगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 7वें नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, यानी भूगोल के बारे में वो डिस्क्राइब अपना मतलब अपना नजरिया नहीं रखता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समाकलनात्मक अनुशासन। ये जो है ये क्या है, भूगोल का एक वर्णन नहीं है, समाकलनात्मक अनुशासन। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति और मानव के बीच क्या मतलब, प्रकृति यानी नेचर और ह्यूमन यानी प्रकृति जो है, नेचर जो है उसके और हमारे बीच यानी मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। ये 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। तो पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, तो यह क्या हो जाएगा, तकनीक हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो जाएगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था कि मानव जो है वह तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए प्रकृति में जितने सारे साधन हैं उसको तकनीक का इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, प्रकृति में जितने सारे साधन हैं उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, किसके मदद से उपयोग करते हैं, तकनीक के मदद से उपयोग करते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रखने में क्या करते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखने में वो सफल होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को जापान के बारे में एग्जाम्पल के रूप में बताया था कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए वो अपना अस्तित्व बनाए रखने में एक तरह से सक्षम है। इसी को क्या बोलते हैं, एक तरह से तकनीक का मतलब इस्तेमाल करते हुए प्रकृति की वस्तुओं का उपयोग करना और अपना अस्तित्व को बनाए रखना। तो ये क्या होता है, एक तरह से प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे मेन फैक्टर जो है वो क्या है, तकनीक है। तकनीक अगर नहीं होगा तो मानव जो है वो प्रकृति में जितने सारे साधन होंगे उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पेट्रोल का इस्तेमाल कर पाएंगे अगर तकनीक नहीं होगा, टेक्नोलॉजी नहीं होगा। टेक्नोलॉजी अगर नहीं होता तो मोटर गाड़ी नहीं चलती, जो भी मोटर गाड़ी चलती है, जो भी इंजन चलती है उसका आविष्कार नहीं होता, तो प्रकृति में जो पेट्रोलियम है उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो यहाँ टेक्नोलॉजी जो है एक तरह से जंजीर का काम किया है और वो क्या करता है कि मानव को ऐसे मतलब बौद्धिक रूप से सशक्त कर देता है कि वो जितने सारे प्रकृति में साधन है उसका इस्तेमाल करके अपना जीवन को सक्षम बनाता है जीने के। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वैसे भी मैंने आप लोगों को पूरा थ्योरी में कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन में एक तरह से डिस्क्राइब करके बताया है, पूरा व्याख्या करके बताया है। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया कि आप अगर थ्योरी को नहीं पढ़े हैं तो प्लीज पढ़ लेंगे, अभी भी आपके पास टाइम है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 चैप्टर फर्स्ट को आप कवर कर लीजिए, भूगोल यानी भूगोल का। ठीक है, मानव भूगोल। अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, तो देखिए मूल आवश्यकता किसको बोलते हैं, जिसके बिना आदमी नहीं रह सकता। जैसे कि मूल आवश्यकता वो हो जाएगा तो एक तरह से जिसके बिना आदमी नहीं रह पाएगा। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि कृषि अगर नहीं होगी तो कृषि अगर नहीं होगा तो अनाज नहीं उगेगा। ठीक है, अनाज अगर नहीं उगेगा तो फिर आदमी रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो ये एक तरह से मूल आवश्यकता, प्राइमरी नेसेसिटी। ठीक है, नहीं प्राइमरी मतलब जो लेवल का जो मतलब आवश्यकता है वो हो जाएंगे। गृह निर्माण मतलब घर चाहिए ना, आदमी मतलब अपना सुरक्षा के लिए अपना मतलब अंग का सुरक्षा करने के लिए मतलब बरसात से तरह तरह के मौसम मतलब बदलते रहते हैं या फिर जंगली जानवरों से
उसका सुरक्षा, उससे मतलब अपना सुरक्षित रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए। तो गृह निर्माण भी बहुत जरूरी है, वस्त्र उद्योग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वस्त्र से ही, उद्योग से ही वस्त्र होगा, नहीं तो फिर ठंडी का मौसम आएंगे, आदमी मतलब ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो अपने आप का अस्तित्व बनाए रखने के लिए आदमी को ये तीनों चीज की जरूरत होती है। अगर ये तीनों चीज में से कोई एक चीज अगर गायब कर देंगे तो एक आदमी को जीने में, समाज में उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और हो सके तो वो अपना जीवन को नहीं सही से व्यतीत कर पाएंगे, और वो एक तरह से यहाँ जो दुनिया में है वो एक तरह से अपना अस्तित्व बनाए रखने में असफल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तीनों चीज जो है वो क्या है, मूल आवश्यकता है। लेकिन परिवहन देखिए आप, परिवहन नहीं मिलेगा तो चलेगा। परिवहन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करना गाड़ी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ जो है गाड़ी अगर नहीं मिलेगा इंसान को या फिर मानव को तो वो चलेगा, लेकिन ये मूल आवश्यकता के अंतर्गत नहीं रखा गया। ये तीनों की तीनों मूल आवश्यकता। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ये क्वेश्चन कितना फेमस है, देखिए बार बार पूछा गया है। 2011, 2018, 2020 का एनुअल एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। ये जो मात्रात्मक क्रांति है ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। बाकी तीनों के तीनों, क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन और अन्वेषण और वर्णन, ये तीनों के तीनों जो है मानव भूगोल का उपागम है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। मैंने आप लोगों को 4 परिवार बताया गया था, मैंने आप लोगों को 4 परिवार बताया था, और यानी भाषा का मतलब एक तरह से उप क्षेत्र। ठीक है, यानी भाषा का उप क्षेत्र वहाँ बताया था, परसेंटेज के हिसाब से कौन कितना परसेंटेज कहाँ बोली जाती है इंडिया में यानी भारत में, वो सारा चीज आपको बताया गया था। 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो यहाँ देखिए चीनी तिब्बती जो भाषा है ये चीनी तिब्बती भाषा नहीं बोलते हैं। 4 भाषा परिवार है, देख सकते हैं आप 4 भाषा परिवार, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और भारतीय, यूरोपीय, चीनी तिब्बती। तो ये चीनी तिब्बती भाषा कोई नहीं बोलता है, तो ये सबसे कम हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है, मतलब सबसे अगर ज्यादा बोली जाती है जो भाषा परिवार तो वो कौन सी है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ था। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय यूरोपीय। क्या हो जाएगा, भारतीय यूरोपीय। ये जो भाषा परिवार है ये सबसे ज्यादा बोली जाती है, मतलब इसकी जो परिवार की जनसंख्या है तो वो सबसे अधिक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। 2021 का एनुअल एग्जाम 2021 के लिए बोर्ड मॉडल पेपर में यह क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ था। इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चिकित्सा भूगोल। क्या हो जाएगा, चिकित्सा भूगोल। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन कि स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। 2021 का एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 से 1960 के बीच। इसका जो ड्यूरेशन था, इसका जो काल था वो कब से कब, 1950 से 1960 के बीच रहा है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया है कि नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। ये 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नव निश्चयवाद संकल्पना का जो प्रतिपादन किया था वो किया था ग्रिफिथ टेलर। यानी क्या किया, कौन किया था, ग्रिफिथ टेलर। कभी कभी आपको ग्रिफिथ नहीं देंगे, सिर्फ टेलर देंगे, मतलब टाइटल दे देंगे, पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा। तो आपको समझ जाना है कि ग्रिफिथ टेलर के बारे में यहाँ बोली जा रही है। तो नव निश्चयवाद संकल्पना की जो प्रतिपादन किया, इसका जो अवधारणा दिया था वो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। किसने, ग्रिफिथ टेलर ने। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मानव भूगोल के बारे में पूरा चैप्टर में आपको पढ़ाया गया। तो यहाँ जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं हो जाएंगे वो जाएंगे आपका मात्रात्मक क्रांति। ये इसका कोई रिलेशन नहीं होता है मानव भूगोल से, ह्यूमन ज्योग्राफी से। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। 2013 और 16 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक जो हैं वह ग्रिफिथ टेलर है। कौन है, ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह से आपका चैप्टर
चैप्टर फर्स्ट में टोटल 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मतलब टोटल 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगा प्लीज़ कमेंट करेंगे, वहाँ आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरी तरह से हर एक सब्जेक्ट की चैप्टर बाय चैप्टर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ के साथ यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आपको सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। और प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।